ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कान थी और उसका सारंगी के प्रति अच्छा प्रभाव काफी बढ़ गया। उसे मस्कारा की ताकत का अच्छे से अंदाजा था। भले सारंगी उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष शख्सों में थी, अगर उसे मस्कारा का सामना करना पड़ा तो वह बहुत डर महसूस करती। लेकिन इस पल उसके लिए उसने ऐसा फैसला लिया जो लेना काफी मुश्किल था। आखिर कोई भी अपने होश में बिना वजह इतने डरावने प्रतिद्वंद्वी को नाराज करना पसंद नहीं करता। ध्रुवांश ने कहा, सारंगी, निश्चिंत रहें। अगर मुझे लगा कि मैं और सहन नहीं कर सकता तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा। मैं आपको पीछे नहीं खींचूंगा। सारंगी ने नहीं सोचा था कि ध्रुवांश इतने सीधे ढंग से जवाब देगा। उसे मधुर मुस्कान भेजकर उसने अपनी जेड सी उंगलियों से ध्रुवांश के कंधे को थपथपाया और बोली, आराम से। लिरिका दीदी ने पहले मुझे बचाया था। यह देखकर कि वह किसी पुरुष की इतनी परवाह करती है जो बहुत दुर्लभ है, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे नहीं कर सकती? यह सुनकर ध्रुवांश ने सिर्फ मुस्कुराया। इस पर और टिप्पणी न करते हुए उसने अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए सिर हिलाया। जब ध्रुवांश सारंगी के साथ खुशी से बात कर रहा था और पवित्र चेतना पाषाण के खुलने का इंतजार कर रहा था, दोनों ने दूर से उन पर पड़ती ठंडी नजर को नहीं भांपा। उस नजर का मालिक था परछाई व्यापार मंडल का युवा नेता लाशिर। सारंगी का ध्रुवांश के प्रति आत्मीय व्यवहार देखकर उसकी नजर में उदास छाया उभरी और उसके मुंह का कोना हल्के से हिलने लगा। यह देखकर यामुन व्यापार मंडल के राजकुमार दीवांक ने हल्की मुस्कान दी। उसे पता था कि लाशिर बहुत कामुक और इच्छाओं से भरा शख्स था। भले उसने सारंगी का पीछा करने में कोई प्रगति नहीं की थी, उसने उसे सबके लिए वर्जित क्षेत्र मान लिया था। सारंगी का ध्रुवांश के प्रति ऐसा आत्मीय व्यवहार देखकर उसे ध्रुवांश को टुकड़े टुकड़े करने की बेकाबू इच्छा हुई। दीवांक ने हंसकर कहा, बेसब्र मत हो, पहले पवित्र चेतना पाषाण में घुसने का इंतजार करें। उस समय वह लड़का चाहे भी तो भाग नहीं पाएगा। लाशिर ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसे लड़के पर समय बर्बाद करने की काबिलियत नहीं है। फिर भी उसकी नजर उदास और ठंडी रही और उसके चेहरे पर उदासीन मुस्कान थी। वह ऐसा शख्स नहीं था जो प्राथमिकताएं न जानता हो, लेकिन उसे पता था कि पवित्र चेतना पाषाण में घुसने के बाद सबसे जरूरी काम पवित्र चेतना प्रवेश हासिल करना था। वह ध्रुवांश पर इतना कीमती समय कैसे बर्बाद कर सकता था? उसने अपनी उंगलियां हिलाते हुए कहा, जाहिर है अगर हम वाकई टकराए तो मुझे उसे एक बार में निपटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके होंठों पर ठंडी और क्रूर मुस्कान थी। दीवांक के चेहरे पर चमकदार मुस्कान उभरी। भले ध्रुवांश सिद्ध रैंक प्रारंभिक स्तर की ताकत रखता दिखता था, वह उतना साधारण नहीं था। उस समय अगर लाशिर ने उससे युद्ध किया, भले लाशिर जीत जाए, उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ती। यह ऐसी स्थिति थी जिसे देखकर वह स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट होता। जैसे ही लाशिर की आंखों में उदास और ठंडी छाया उभरी, विशाल और अनंत चेतना शक्ति के सागर से अचानक तीखी गड़गड़ाहट गूंजी। जैसे ही आयाम और ज्यादा विकृत और मुड़ा, सब उत्साहित हो गए, क्योंकि पवित्र चेतना पाषाण के आसपास का आयाम वाकई धीरे धीरे टूटने लगा। जैसे ही आयाम टूटने लगा, अनंत भव्य और विशाल पर्वतों की श्रृंखला जो अपनी विशाल परछाइयां ला रही थी, उसमें से फटी। पर्वत का विशाल शरीर आयाम की दरार से फैला और दुनिया के सामने खुला। दूर से देखने पर यह जैसे आसमान में तैरती पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन ऐसी विशाल पर्वत श्रृंखला पवित्र चेतना पाषाण का सिर्फ एक साधारण कोना थी। जैसे ही उस पर्वत के शरीर का छोटा हिस्सा आयाम की दरार से फटा, बेकाबू आयामी तूफान जोर से बाहर निकले। जैसे ही तूफान बाहर आए, वे काफी क्रूर शक्ति लाए, जिसने दुनिया की चेतना शक्ति को भी टूटने और चकनाचूर होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबने अपनी लाल आंखें आयाम की दरार में मौजूद भव्य और विशाल पर्वत श्रृंखला पर टिका दी थीं। वह पर्वत श्रृंखला थी जो एक अलग आयाम में बंद थी, लेकिन जैसा दिख रहा था, उनके सामने जो उभरा था वह सिर्फ हिमशैल की नोक था। इससे कोई देख सकता था कि इस पवित्र चेतना पाषाण श्रृंखला का पैमाना कितना डरावना था। शायद सिर्फ इसकी बाहरी शक्ल से यह विशाल पवित्र चेतना शहर से छोटा नहीं था। पवित्र चेतना पाषाण आखिरकार इस पल उभर चुका था। इस पल
पूरी दुनिया का माहौल जैसे जम और सख्त हो गया। लेकिन यह सख्ती सिर्फ एक पल तक टिकी और तुरंत टूट गई और आसमान को ढकती और जमीन को छूती आकृतियां उस शहर से निकलीं। जल्दबाजी और हड़बड़ी भरी छू छू की आवाजें गूंजीं, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट आसमान में गरज रही थी। बेकाबू उत्साह भरी चीखें गूंजीं, चलो। पवित्र चेतना पाषाण खुल गया। पवित्र चेतना प्रवेश जरूर मेरा होगा। हां, तू क्या समझता है? जो पवित्र चेतना प्रवेश का हिस्सा लेने की हिम्मत करता है। जैसे ही बेकाबू उत्साह भरी चीखें गूंजीं, पूरी दुनिया भड़क उठी और अव्यवस्था में डूब गई। सारंगी ने टिड्डियों के झुंड सी पवित्र चेतना पाषाण की ओर दौड़ती आकृतियों को देखा और आखिरकार अपनी बेसब्री न रोक पाई। वह ध्रुवांश से बोली, ध्रुवांश, हम भी चलते हैं। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और पीछे मुड़कर अमायरा, लिरिका और अध्यक्ष त्रिकेशु को देखा और मुस्कुराकर बोला, मेरा घुसने का समय हो गया है। अमायरा और लिरिका ने जवाब में कहा, सावधान रहना। अध्यक्ष त्रिकेशु ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अगर तुम बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए तो मेरे दिए टुकड़े को तोड़ देना और मैं तुम्हें वहां से बचा लूंगा। भले पवित्र चेतना पाषाण में जबरदस्ती घुसने की कुछ कीमत चुकानी पड़ती, वह वाकई ध्रुवांश के वहां मरने की संभावना सहन नहीं कर सकता था। अगर ऐसा हुआ तो यह उनकी उत्तरी कायनात अकादमी के लिए बहुत बड़ा झटका होता। ध्रुवांश ने सहमति में हल्के से सिर हिलाया और शब्दों का जवाब नहीं दिया। उसे पवित्र चेतना पाषाण की खास अनोखीपन का पता था। अध्यक्ष त्रिकेशु की ताकत के बावजूद वह उस जगह में नहीं घुस सकते थे, फिर भी वह ऐसे शब्द बोल पाए। इससे दिखता था कि उनके नजरों में ध्रुवांश की कितनी अहमियत थी। सारंगी ने अपनी मोहक आकृति को हिलाया और सबसे पहले रोशनी की किरण में बदली। सीधे आसमान की आयाम दरार की ओर बढ़ते हुए वह उस पर्वत श्रृंखला की ओर गई जो वहां से फैली थी। यह देखकर ध्रुवांश तुरंत पीछे चला और तेजी से उसके पीछे निकला। एक साथ दो रोशनी की किरणें जो आसमान को ढक रही थीं, आयाम दरार में घुसीं, धीरे धीरे छोटी होती गईं और आखिरकार उसमें गायब हो गईं। जैसे जैसे ज्यादा लोग पवित्र चेतना पाषाण श्रृंखला में घुसे, उसका आसपास का आयाम और पारदर्शी हो गया, जैसे कांच। उस कांच के अंदर एक विशाल और अनंत प्राचीन दिखने वाली पर्वत श्रृंखला थी। इस पल पर्वत श्रृंखला की किनारियां अनगिनत परछाइयों से भरी थीं, जो आयाम दरार में दौड़ने वाली भीड़ के सबसे आगे थीं। आसमान को ढकती और जमीन को छूती उन आकृतियों ने पवित्र चेतना पाषाण श्रृंखला की शाश्वत शांति और सुकून को तुरंत तोड़ दिया। आयाम दरार के बाहर आसमान में कई बुजुर्ग आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें आयाम में धुंधली सी दिखने वाली प्राचीन पर्वत श्रृंखला पर टिकी थीं। इस पल सब जानते थे कि बाद के पलों में बहुत क्रूर और बेरहम युद्ध फटेगा। यह सब उस पवित्र चेतना प्रवेश के लिए था जिसे सिर्फ कुछ लोग ही भोग सकते थे। उनके सामने एक उजड़ा लेकिन बेहद अनंत पहाड़ी सिलसिला दिखा। इस वक्त यह प्राचीन और शांत जमीन टिड्डियों की भीड़ सी आकृतियों के शोरगुल में बदल गई थी, जो इसके ऊपर से गुजर रही थीं। अनगिनत चमकती आकृतियां आसमान को ढक रही थीं, जो पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से गुजरकर विशाल जमीन पर उतरीं। लालच भरी नजरों के साथ सबने अपने सामने अनंत पहाड़ी सिलसिले को घूरा। यह पवित्र चेतना पाषाण सिलसिला कहा जाता था, एक गगन परमार्थ के यहां बैठकर मरने से बना था। भले पवित्र चेतना प्रवेश यहाँ की सबसे कीमती चीज थी, लेकिन यहाँ कई और प्राकृतिक खजाने और प्राचीन अवशेष भी थे। उनके लिए अगर वे ये चीजें हासिल कर लेते तो यह स्वर्गीय वरदान होता। इस वक्त ध्रुवांश और सारंगी जमीन पर उतरे थे और वह उत्सुकता से अपने आसपास देख रहा था। यह अनंत पहाड़ी सिलसिला बहुत विशाल था। इसके सामने वे चींटियों से लग रहे थे। आसमान छूने वाले विशाल पेड़ उनके बगल में खड़े थे। हर पेड़ 1000 फीट चौड़ा था, जैसे आसमान को थामने वाले खंभे, जिन्हें तूफान और आंधियां भी हिला नहीं सकती थीं। सिर उठाकर ध्रुवांश ने देखा कि ऊपर का आसमान हैरानी से काला था। यह रात का आसमान नहीं, बल्कि वह टूटा हुआ अंतरिक्ष था जिससे होकर वे यहां आए थे। ये कालापन घूम रहा था, जैसे काला छेद। जो भी इसके संपर्क में आता उसे यह कालापन निगल लेता, जिससे लोगों को डर और भय महसूस होता। आसमान में रोशनी का एक विशाल गुच्छा लटक रहा था, जो चमक बिखेर रहा था
और पूरे अनंत पहाड़ी सिलसिले को रोशन कर रहा था। उस रोशनी के गुच्छे से डरावनी लहरें निकल रही थीं। साफ था, वह जगह होगी जहां वह पौराणिक गगन परमार्थ बैठकर मरा था। उनकी ताकत के साथ वे वहां पास भी नहीं जा सकते थे। ध्रुवांश ने चौंक कर पूछा, तो ये पवित्र चेतना पाषाण सिलसिला है? उसे इस दुनिया की चेतना शक्ति की खासियत महसूस हुई, जिसमें एक रहस्यमय अंश था। अगर कोई इसे अवशोषित और शुद्ध करता तो पूरे शरीर से प्यास का एहसास होता, जैसे वे दुनिया की सारी चेतना शक्ति को अवशोषित करने की सहन शक्ति न रखते हों। सारंगी ने मुस्कुराकर कहा, इस दुनिया की चेतना शक्ति में उस गगन परमार्थ का खून और मांस मिला हुआ है जो यहां मरा था। ये शरीर को शुद्ध करने में बहुत फायदेमंद है। ध्रुवांश ने होंठ चटकाए। तो बात यह है, उसके मन में हैरानी थी। वह गगन परमार्थ न जाने कब का मर चुका था, फिर भी उसके खून और मांस के कुछ अवशेष दुनिया की चेतना शक्ति को इतना बदल सकते थे। ऐसी ताकत वाकई आसमान तोड़ने वाली थी। सारंगी ने अफसोस के साथ कहा, लेकिन अफसोस की पवित्र चेतना पाषाण सिलसिला हर बार बहुत कम समय के लिए खुलता है, सिर्फ कुछ दिन। वरना यहां ट्रेनिंग करने से किसी की ट्रेनिंग में बड़ा फायदा होता। भले उनकी ग्रीष्म व्यापार मंडल की ताकत बहुत थी, वे गगन परमार्थ के खून और मांस वाली चेतना शक्ति को ट्रेनिंग के लिए नहीं दे सकते थे। ध्रुवांश ने सिर हिलाया। अगर वह यहां कुछ समय ट्रेनिंग कर पाता तो शायद अपनी बिजली राज शरीर में बड़ी छलांग लगा सकता था। उसने नीचे जमीन को देखा और बोला, यहां की जमीन भी अलग लगती है। जमीन हल्की गहरी लाल थी। उसने अपनी चेतना शक्ति चलाकर जोर से पैर पटका। इतनी जबरदस्त ताकत के बावजूद जमीन पर सिर्फ कुछ मामूली दरारें पड़ीं, जिससे उसकी पलकें कुछ बार अनियंत्रित हिलीं। अगर यह बाहर की दुनिया होती तो इस कदम से एक पहाड़ी छोटी भी कांप जाती, लेकिन यहां उसे इतना छोटा असर मिला। सारंगी ने हंसकर समझाया, यह इसलिए कि यहां गगन परमार्थ बैठकर मरा था। उसका कुछ खून और मांस पवित्र चेतना पाषाण सिलसिले में मिल गया, इसलिए यहां सब कुछ बाहर से अलग है। ध्रुवांश ने समझते हुए कहा, तो बात यह है। सारंगी ने मुस्कुराकर आगे कहा, और गगन परमार्थ के यहां मरने की वजह से उसकी ताकत के बल पर पवित्र चेतना पाषाण सिलसिले में कुछ अनोखे स्वर्ग जन्मे चेतना खजाने पैदा हुए। ये चेतना खजाने बहुत कीमती हैं। इन्होंने गगन परमार्थ के खून और मांस वाली चेतना शक्ति को अवशोषित करके बड़ा होने में बहुत फायदा लिया, जो शरीर को मजबूत करने में बहुत असरदार है। वह बोली, दरअसल कई लोग पवित्र चेतना पाषाण सिलसिले में बिना पवित्र चेतना प्रवेश की चाह के आए हैं। भले यह यहाँ की सबसे कीमती चीज है, लेकिन इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना कुछ स्वर्ग जन्मे चेतना खजाने ढूंढें और अपने शरीर को मजबूत करें, ताकि मानव शरीर परीक्षा की तैयारी हो, है ना? ध्रुवांश ने सिर हिलाया और वह इस संभावना से थोड़ा ललचाया, लेकिन वह चीजों की अहमियत समझता था। उसका यहां लक्ष्य पवित्र चेतना प्रवेश था और उसके पास गहरे छिपे स्वर्ग जन्मे चेतना खजानों की खोज के लिए वक्त नहीं था। सारंगी ने मुस्कुराकर कहा, चलो हम सीधे पवित्र चेतना पाषाण सिलसिले के बीच वाले प्रवेश क्षेत्र की ओर चलते हैं। रास्ते में अगर कोई स्वर्ग जन्मा चेतना खजाना मिल जाए तो देख लेंगे। वे दोनों कम ऊंचाई पर आसमान से चमक कर गुजरे, क्योंकि ऊंचा जाने का खतरा बढ़ता था। अगर बदकिस्मती से आयामी लहरों में फंस गए तो जबरदस्त आयामी तूफानों से तुरंत नष्ट हो सकते थे। विशाल पवित्र चेतना पाषाण सिलसिले में गहराई तक जाते हुए उनके आसपास अनगिनत आकृतियां चमक रही थीं। वे टिड्डियों की तरह पहाड़ी सिलसिले में घुसे और इस दुनिया में छिपे स्वर्ग जन्मे चेतना खजानों की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह कालीन बमबारी शैली की खोज कुछ नतीजे दे रही थी, क्योंकि आधे घंटे से कम समय में ध्रुवांश और सारंगी ने आसमान की ओर चमकती चेतना रोशनी देखी। साफ था, कुछ स्वर्ग जन्मे चेतना खजाने पहले ही मिल चुके थे। एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर ध्रुवांश और सारंगी ने दूर आसमान की ओर चमकती चेतना रोशनी को देखा। एक दूसरे को देखकर दोनों ने हैरानी से सिर हिलाया। भले वे चेतना रोशनी स्वर्ग जन्मे चेतना खजानों से थीं, लेकिन उनकी ताकत और चमक से दोनों समझ गए कि उन चेतना खजानों में चेतना शक्ति खास तौर पर जबरदस्त नहीं थी
और उन्हें खींचने वाले लोगों की संख्या बहुत थी। इसलिए ध्रुवांश और सारंगी ने उन पर वक्त और मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहा। उन चेतना खजानों की होड़ और हिस्सेदारी को छोड़कर ध्रुवांश और सारंगी ने अपनी रफ्तार को पूरी तरह बढ़ाया और जबरदस्त गति से अपने लक्ष्य की ओर चमके। जब ध्रुवांश और सारंगी प्रवेश क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जिनका लक्ष्य भी वही था। जब उनकी नजरें टकराईं तो उन लोगों के चेहरों पर बुरी मंशा दिखी, लेकिन आखिर में किसी ने भी उन दोनों पर हमला नहीं किया। लगता था उन्होंने सारंगी को पहचान लिया था और जानते थे कि ग्रीष्म व्यापार मंडल की बड़ी राजकुमारी को छेड़ना अच्छा निशाना नहीं था। सारंगी की शोहरत के बल पर ध्रुवांश पर भी कोई हमला नहीं हुआ। भले उसकी परमवीर रैंक प्रारंभिक स्तर की ताकत इस जगह पर बहुत औसत लगती थी। वे तेजी से हवा में चमक रहे थे जब सारंगी ने अचानक अपनी नाजुक उंगली से ध्रुवांश को पकड़ा। अपनी खूबसूरत आंखों से आगे की दिशा में गंभीरता से देखते हुए वह बोली, सावधान, आयामी तूफान आ रहे हैं। ध्रुवांश ने सिर उठाया और देखा कि दूर की जमीन कुछ अंधेरी और मटमैली हो गई थी। तूफान धुंधले दिख रहे थे जो आसमान और जमीन को ढककर बह रहे थे। उन तूफानों में काले लहरें उभर रही थीं। साफ था वे आयामी उतार चढ़ाव से बने हवा के ब्लेड थे। जब वे आयामी तूफान बहकर आए तो आसमान को थामने वाले 1000 फीट ऊंचे विशाल पेड़ कटकर गिर गए और कटी जगहें दर्पण सी चिकनी थीं। इससे ध्रुवांश के दिल में चुपके से हैरानी उभरी। ये आयामी तूफान वाकई खतरनाक थे। सारंगी ने कहा, अभी थोड़ा देर छिप जाते हैं। उसने ध्रुवांश को पकड़कर जल्दी नीचे उतारा और एक पहाड़ी की गड्ढे में उतरे। अपनी नाजुक उंगली हिलाकर जबरदस्त चेतना शक्ति निकली जो एक चमकती चेतना शक्ति की परत बनी और इस छोटे गड्ढे को ढक लिया। जब सारंगी ने कुशलता से अपनी तैयारी पूरी की, आसमान पूरी तरह अंधेरा हो गया। आसमान और जमीन को ढकने वाले काले तूफान बहकर आए और तूफान में मिले आयामी ब्लेडों ने जमीन में गहरे खड्डे काट दिए, उनकी भयानक विनाशकारी ताकत दिखाते हुए। वे उस छोटे गड्ढे में आयामी तूफान का असर महसूस कर रहे थे। चमकती चेतना शक्ति की परत लगातार हिल रही थी और काले आयामी ब्लेड इसे तोड़ने की कगार पर ले आए। यह देखकर ध्रुवांश का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी चेतना शक्ति चलाई, किसी भी पल हरकत में आने को तैयार। लेकिन सौभाग्य से जिस बात की उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी वह नहीं हुई। चेतना शक्ति की परत हिलती रही लेकिन आखिर में टूटी नहीं और ध्रुवांश ने चुपके से राहत की सांस ली। जब ध्रुवांश ढीला पड़ रहा था, दूर से एक दर्द भरी चीख गूंजी। नजर घुमाकर उसने देखा कि दर्जन भर लोगों की चेतना शक्ति की रक्षा आयामी तूफानों से चीर गई। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काले आयामी ब्लेड बिना जरा दया के चमके और उनके शरीरों को टुकड़ों में काट दिया जो आसमान में बिखर गए। खून और मांस आसमान में बिखरते हुए हवा में फैल गए और ध्रुवांश की पलकें अनियंत्रित हिलीं। लगता था उन लोगों की ताकत उसकी तरह थी, सिद्ध रैंक प्रारंभिक स्तर, लेकिन उन आयामी तूफानों में वे जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाए। सारंगी ने होंठ चटकाए और बोली, पता नहीं इस आयामी तूफान की लहर में कितने बदकिस्मत लोग फंसे होंगे। लेकिन उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। जो लोग ऐसी जगह आए थे उन्हें यहां सबसे बुरी कीमत चुकाने की तैयारी रखनी चाहिए थी। वह बोली, इस आयामी तूफान की लहर के गुजरने के बाद हम चलेंगे। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और आराम करने की सोची, लेकिन जैसे ही वह बैठा कुछ ने उसकी इंद्रियों को छेड़ा। उसने सिर घुमाकर दूर के पहाड़ी सिलसिले को देखा जहां आयामी तूफान भी बह रहे थे और वे ध्रुवांश के सामने वाले हाल से ज्यादा बेकाबू दिख रहे थे। वहां एक विशाल बवंडर तबाही मचा रहा था। आसमान और जमीन को ढकने वाले आयामी ब्लेड उससे निकल रहे थे जो उनके संपर्क में आने वाली हर चीज को काट रहे थे। ध्रुवांश ने बवंडर को घूरा और उसकी आंखें अनियंत्रित सिकुड़ी। उसे बवंडर में एक चमकदार चेतना रोशनी का गुच्छा दिखा और उस चमकदार चेतना रोशनी को देखते ही वह जबरदस्त चमक से फट पड़ा। इस चमक ने मटमैली दुनिया को भी रोशन कर दिया। उस पल की रोशनी में ध्रुवांश को उस चमक के गुच्छे में एक चमकदार सफेद चीज दिखी जो हड्डी सी लग रही थी। वह बुदबुदाया, ये क्या है? फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया
और उसने अनियंत्रित अपनी छाती पर हाथ रखे। उसे अपनी चेतना सागर से एक कंपन महसूस हुआ। कंपन का स्रोत ढूंढते हुए उसका दिल जोर से धड़का, क्योंकि वह स्रोत हैरानी से उसकी चेतना सागर में मौजूद रहस्यमय काला कागज था, और यह कंपन पहले की किसी भी बार से कहीं ज्यादा जबरदस्त था। ध्रुवांश महसूस कर रहा था कि रहस्यमय काला कागज तेजी से बेकाबू हो रहा था। इस वक्त उसके चेहरे का भाव और गंभीर हो गया। पिछले कई सालों में यह पहली बार था जब उसने रहस्यमय काले कागज से ऐसी हरकत देखी, और यह जरूर उस चीज से जुड़ा था जो दूर बवंडर में थी। सारंगी ने भी उस पल की चमक को भांपा। अपनी खूबसूरत आंखें उस बवंडर में मौजूद रोशनी के गुच्छे की ओर मोड़ते हुए उसके नाजुक चेहरे पर हैरानी और चौंकापन उभरा। थोड़ा सोचने के बाद वह बोली, यह कोई स्वर्ग जन्मा चेतना खजाना होना चाहिए। नहीं सोचा था कि ऐसा खजाना उस बवंडर में होगा। हाँ, उसके शब्दों में कुछ अफसोस था। सामने की स्थिति से उस स्वर्ग जन्मे चेतना खजाने को हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन यह भी अफसोस की बात थी कि ऐसी चीज उस बवंडर में छिपी थी। मौजूदा हालत में वहां पास जाना साफ तौर पर बहुत खतरनाक था। आखिर अगर बवंडर की आंधी से ऊंचाई पर उड़ गए और वहां मौजूद आयामी लहरों में फंस गए तो उस परीक्षा से बचना सचमुच मुश्किल था। ध्रुवांश ने सामने के तूफान को कसकर घूरा और वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उसे अपने हाथों में लेना चाहता था। सारंगी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, रुको। वह ध्रुवांश की हरकत से डर गई थी। उसके चेहरे को देखकर वह तुरंत चिल्लाई, बेकार की जल्दबाजी मत करो ध्रुवांश, वह जगह बहुत खतरनाक है। उस तरह का स्वर्ग जन्मा चेतना खजाना आसानी से हासिल नहीं होता। ध्रुवांश ने कड़वी हंसी दी। वह जानता था कि उस जगह के पास जाने का खतरा क्या था। फिर भी उसके शरीर में मौजूद रहस्यमय काला कागज उसके लिए बहुत अहम था। यह चीज कालमेरु स्तंभ को भी दबा सकती थी, जो साफ दिखाता था कि यह कितना असाधारण था। भले अब तक ध्रुवांश इसकी उत्पत्ति को ठीक से समझ नहीं पाया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह रहस्यमय काला कागज बहुत ताकतवर और शक्तिशाली हो सकता है। उस काले कागज के रहस्य को बेहतर समझने के लिए ध्रुवांश को कुछ खतरों का सामना करना जरूरी लगा। इसलिए सारंगी की चेतावनी के सामने उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, सीनियर सारंगी, हमारे सामने वाला चेतना खजाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे देखना होगा कि क्या मैं इसे अपने हाथों में ले सकता हूं। सारंगी ने ध्रुवांश को देखा और उसका दृढ़ निश्चय समझा। वह नाराजगी में पैर पटकने लगी। यह लड़का वाकई बहुत लापरवाह था। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, निश्चिंत रहो सीनियर सारंगी, मुझे अपनी हद पता है। अगर मैं इसे हासिल नहीं कर पाया तो तुरंत वापस आ जाऊंगा। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। सारंगी ने अपने दांत कसे और अपनी नाजुक उंगली से उसकी हरकत रोकी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, हम साथ जाएंगे, कोई रास्ता नहीं। अगर तुम्हें यहां कुछ हुआ तो मैं बुजुर्ग लिरिका को क्या जवाब दूंगी। उसके शब्दों से ध्रुवांश का दिल छू गया और उसने उसे नहीं रोका। उसने नरम स्वर में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सारंगी। सारंगी ने अपनी नाजुक उंगली को वीरतापूर्वक हिलाया और एक ड्रैगन की आंख जितना हरा मोती उनके सामने उभरा। हरे मोती की सतह पर रहस्यमय नक्शे थे और उससे हल्की ताकतवर लहरें निकल रही थीं। ध्रुवांश महसूस कर पाया कि जब हरा मोती उभरा तो आसपास की हवा की आवाजें तुरंत शांत हो गईं। ध्रुवांश ने हरे मोती को उत्सुकता से देखा। वह साफ महसूस कर सकता था कि यह कोई साधारण चेतना औजार नहीं था। सारंगी ने हरे मोती को पकड़कर हंसते हुए समझाया, यह हवा रोधी चेतना मोती है। भले यह उच्च स्तर का चेतना औजार है, लेकिन इसके हमलावर गुण खास जबरदस्त नहीं है। फिर भी यह हवा के हमलों के खिलाफ बहुत असरदार है। इसके साथ हम उन आयामी तूफानों के इलाके के पास जा सकते हैं। ये सुनकर ध्रुवांश के दिल में खुशी उमड़ी और अनियंत्रित तारीफ उसके मुंह से निकली। वाकई ग्रीष्म व्यापार मंडल की बड़ी राजकुमारी, परिवार और दर्जे का ऐसा फर्क, इतना खास उच्च स्तर का चेतना औजार जो उसकी पहुंच से कहीं ज्यादा ताकतवर था, और वह इसे ऐसे ही ले आई थी। इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद ध्रुवांश को अभी तक एक भी ऐसा दुर्लभ उच्च स्तर का चेतना औजार नहीं मिला था। भले कालमेरु स्तंभ ताकतवर था, वह उसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था।
इसलिए सारंगी की तुलना में वह वाकई बहुत करीब था। सारंगी ने अपनी नाजुक उंगली उठाई और छोटी पहाड़ी गड्ढे को ढकने वाली चमकती चेतना शक्ति की परत को हटा दिया। जैसे ही चेतना शक्ति की परत हटी, आसमान और जमीन को ढकने वाले आयामी तूफान बहकर आए। फिर भी जब वे ध्रुवांश और सारंगी से कुछ फीट दूर थे, वे अचानक कमजोर हो गए। विनाशकारी ताकत कम होने से वे अब उनके शरीरों को ढकने वाली चेतना शक्ति की रक्षा को तोड़ नहीं पाए। उसे लगा जैसे एक अदृश्य दीवार उनके पूरे शरीर की रक्षा कर रही थी, जो बहुत अजीब एहसास था। सारंगी ने मुस्कुराकर कहा, चलो। वे तेजी से हवा में चमके। इस बार उन्होंने ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की हिम्मत नहीं की। हवारोधी चेतना मोती जैसे खजाने के बावजूद ऐसी चीजों में सावधानी बरतना जरूरी था। ध्रुवांश सारंगी के ठीक पीछे एक कदम की दूरी पर था और दोनों दो छोटी चमकती आकृतियों की तरह बेकाबू आयामी तूफानों की ओर चमके। रास्ते में पहाड़ी छिपाओं से कुछ नजरें उनकी ओर गईं। उन्हें आयामी तूफानों में घुसते देख उनकी नजरें खाली हो गईं। ऐसे समय में लोग आयामी तूफानों से बचते थे। फिर भी ये दो लोग इतने विनाशकारी हवाओं में इतने धूमधाम से जा रहे थे, वाकई बहुत लापरवाह और हिम्मती थे। लेकिन ध्रुवांश और सारंगी को अंधेरे से आने वाली उन नजरों की परवाह नहीं थी। अपनी रफ्तार बढ़ाकर वे सीधे बवंडर से तबाह इलाके की ओर चमके। हवा रोधी चेतना मोती की रक्षा के बल पर दोनों बेकाबू आयामी तूफानों में आसानी से बढ़ रहे थे। एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर उन्होंने सिर उठाया और पास ही तबाही मचाते बवंडर को देखा। इस वक्त तूफान काला दिख रहा था, जिसमें आसमान और जमीन को ढकने वाले आयामी ब्लेड बह रहे थे, जो जमीन में सैकड़ों हजारों छेद और कट बना रहे थे। तूफान की गहराइयों में रोशनी का गुच्छा तेजी से चमक रहा था। उस चमक के गुच्छे को देखकर ध्रुवांश की आंखें और गर्म हो गईं। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे अपने शरीर में मौजूद रहस्यमय काले कागज से बेकाबू कंपन महसूस हुआ। एक कदम आगे बढ़ाकर वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे अपने हाथों में लेना चाहा। सारंगी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, रुको। वह पास की एक अंधेरी जगह की ओर देख रही थी, जहां कुछ आकृतियां धुंधली दिख रही थीं। इस वक्त वे लोग भी बवंडर को घूर रहे थे। साफ था, उन्होंने भी बवंडर में छिपा चेतना खजाना देख लिया था। सारंगी ने भौहें सिकोड़कर कहा, लगता है कई लोग उस चीज को घूर रहे हैं। उसके नाजुक चेहरे पर हल्की चिंता थी। आयामी तूफानों में यहां तक पहुंचकर चेतना खजाना हासिल करने की कोशिश करने वाले साफ तौर पर साधारण शख्स नहीं थे। अब की स्थिति से आज यह चेतना खजाना हासिल करना आसान नहीं होगा। ध्रुवांश की आंखों में ज्यादा हैरानी नहीं थी। बवंडर में मौजूद चेतना खजाना साधारण नहीं था, तो कुछ लोगों को इसे हासिल करने की कोशिश में खींचना अप्रत्याशित नहीं था। लेकिन मौजूदा स्थिति काफी दबाव वाली थी। ध्रुवांश ने नरम स्वर में कहा, अगर वे इसे हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले कोशिश करने दो और हम पीछे रहकर देखते हैं। यह सुनकर सारंगी ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि ध्रुवांश चेतना खजाने के लालच को न झेल पाए और जल्दबाजी में हरकत कर ले। उस समय उन्हें न सिर्फ आयामी तूफानों के हमले झेलने पड़ते, बल्कि रास्ते में कई छिपे तीर और भाले भी आ सकते थे। इस वक्त शांत और संयमित रहना जरूरी था। जब वे दोनों आए, उन्होंने कुछ लोगों का ध्यान खींचा। तुरंत कुछ लोग और बर्दाश्त नहीं कर पाए। चेतना खजाने की ओर खींचे गए लोगों की संख्या समय के साथ बढ़ रही थी। अगर वे और इंतजार करते तो उनके मौके शायद कम होते जाते। अंधेरे में कुछ लोगों की आंखें चमकीं और उन्होंने दांत कसकर जोर से छलांग लगाई। जबरदस्त चेतना शक्ति फटी, जिसने आयामी तूफानों को तुरंत चीर दिया और दर्जन भर आकृतियां बवंडर की ओर चमकीं, ताकि बवंडर में मौजूद चेतना खजाना हथिया सकें। लेकिन जैसे ही वे बवंडर के पास पहुंचे, आसमान को ढकने वाले तूफान बहकर आए और अनगिनत काले आयामी हवा के ब्लेड आसमान और जमीन को ढककर चमके। इतनी संख्या में वे वाकई किसी के लिए भी डरावने थे। जैसे ही काले आयामी हवा के ब्लेड गुजरे, दर्द भरी चीखें तुरंत गूंजीं और उन लोगों के आसपास की जबरदस्त चेतना शक्ति हैरानी से उन आयामी हवा के ब्लेडों से चीर गई। उनके शरीर टुकड़ों में कट गए और खून और मांस आसमान में बिखरने लगा। सिर्फ वे लोग जिनके पास रक्षक चेतना हथियार थे,
उन आयामी हवा के ब्लेडों को रोककर दयनीय ढंग से पीछे हट पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भयानक कीमत चुकाई। जमीन पर भयावह ढंग से उतरते हुए उनके खून से लथपथ शरीर बहुत दयनीय और भयानक दिख रहे थे। अंधेरे में कई लोगों ने सामने के नजारे को देखकर ठंडी सांस खींची और सोचा, ये आयामी तूफान वाकई भयानक है। अभी हरकत करने वाले लोग सिद्ध रैंक की ताकत रखते थे और एक तो सिद्ध रैंक चरम स्तर पर था, फिर भी दयनीय ढंग से उड़ गया। लेकिन उन बदकिस्मत लोगों की तुलना में जो कटकर बिखर गए, वे बहुत भाग्यशाली थे। पहले समूह को इतनी भयानक कीमत चुकाते देख चेतना खजाने से लालच में डूबे लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। उनके माथे पर ठंडा पसीना था और वे फिर से लापरवाही से हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब वे ऐसा कर रहे थे, आयामी तूफान अभी भी तबाही मचा रहे थे। एक जबरदस्त काले ड्रैगन से बवंडर मुड़ घूम रहा था, अपनी हैरान करने वाली ताकत दिखाते हुए। सारंगी ने ध्रुवांश की ओर देखा और पूछा, हम कब हरकत करेंगे? मेरा सुझाव है कि हम तब तक इंतजार करें जब तक यह बवंडर कमजोर न हो जाए, ठीक है? ध्रुवांश के चेहरे पर सोच का भाव चमका। उसने सिर हिलाया और बोला, सीनियर सारंगी, अभी सबका सोच तुम्हारे जैसा ही है। इसलिए जब बवंडर सचमुच कमजोर होगा तो मुझे डर है कि सब हमारे साथ ही हरकत करेंगे। उस अस्थिरता में उस चेतना खजाने को हासिल करना अभी से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सारंगी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? ध्रुवांश ने कहा, सीनियर सारंगी, क्या तुम मुझे अपना हवा रोधी चेतना मोती थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? सारंगी चौंकी और उसके नाजुक चेहरे पर भाव बदले। तुम अकेले वहां जाना चाहते हो? सिद्ध रैंक चरम स्तर का शख्स भी उन आयामी तूफानों का मुकाबला मुश्किल से कर पाता। ध्रुवांश की सिद्ध रैंक प्रारंभिक स्तर की ताकत के साथ अगर वह बवंडर में गया तो सब कुछ परीक्षा की ओर इशारा करता था। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सीनियर सारंगी, अभी भी कुछ लोग उस चेतना खजाने को लालची नजरों से घूर रहे हैं। मुझे आसपास से कुछ तीखी और खतरनाक लहरें महसूस हो रही हैं। लगता है इस इलाके में कुछ मुश्किल शख्स हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहकर उन्हें रोक सको। चेतना खजाना हासिल करने की बात मुझे सौंप दो। सारंगी की भौहें अभी भी सिकुड़ी थीं, जैसे वह इस हरकत के खिलाफ सलाह देना चाहती हो, लेकिन आखिर में सामने खड़े युवा की मुस्कान ने उसे रोक दिया। बेबसी से आह भरकर उसने हल्के से सिर हिलाया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइन करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। जब ध्रुवांश और सारंगी नरम स्वर में बात कर रहे थे, पास की एक पहाड़ी दरार से दो आकृतियां ठंडी और उदासीन नजरों से उन्हें देख रही थीं। वे परछाई और यामुन व्यापार मंडल के राजकुमार थे, लाशिर और दीवांक। दीवांक ने पास ही खड़े नर और मादा को देखकर हंसकर कहा, हाँ हाँ, वाकई दुश्मनों का टकराव। लगता है उनकी नजर भी उस चेतना खजाने पर है। क्या कोई सोच है? लाशिर ने अपनी हथेली को कठोर पहाड़ी दीवार पर दबाया और उसकी 5 उंगलियां चाकू सी थीं, जिन्होंने चट्टान में 5 गहरे खड्डे खोद दिए। उदासीन ढंग से अपने हाथ झटक कर वह ध्रुवांश की आकृति को घूरा और उसकी आंखों में अंधेरे की छाया चमकी। वह बोला, निश्चिंत रहो, उस लड़के में इतनी किस्मत और भाग्य नहीं कि वह ऐसा चेतना खजाना हासिल कर सके। जब काला बवंडर दुनिया में तबाही मचा रहा था, गहरी और नीची आवाजें जैसे किसी विशाल ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थीं, जिससे जमीन बवंडर की तबाही के नीचे कांप रही थी। पहले समूह के लोगों के दयनीय अंत को देखकर अंधेरे में छिपे लोग बेकार में हरकत करने और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे चुपके से आयामी तूफानों के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वही वह पल होता जब वे सुरक्षित हरकत कर सकते थे। जब सब छिपकर उस सही मौके का इंतजार कर रहे थे, ध्रुवांश ने सारंगी से हवा रोधी चेतना मोती ले लिया था। उसे अपनी आस्तीन में रखकर उसने सिर उठाया और हर जगह तबाही मचाते बवंडर को सीधे देखा। गहरी सांस लेकर वह बोला, मैं अब हरकत में आता हूं, सीनियर सारंगी। अगर मैं इसे हासिल कर पाया तो तुम पहले निकल जाना और बाद में फिर मिलेंगे।
अगर वह वाकई उस चेतना खजाने को हासिल कर लेता तो वह यहां मौजूद सबका साझा दुश्मन बन जाता। उस समय अगर सारंगी उसके साथ रहती तो उसे कुछ मुश्किलें आ सकती थीं। भले उसे इसकी परवाह न हो, ध्रुवांश अपनी हरकतों की वजह से दूसरों के लिए मुसीबत नहीं लाना चाहता था। उसकी बात सुनकर सारंगी ने ध्रुवांश का इरादा समझा, लेकिन उसे यह भी साफ पता था कि सामने खड़ा यह युवा उससे उम्र में छोटा होने के बावजूद अपनी राय में बहुत मजबूत था। इसलिए उसने इस बारे में और कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर फिर चेताया, सावधान रहना, ठीक है? ध्रुवांश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिना ज्यादा हिचक के काली लपटों से जलती चेतना शक्ति उससे उभरी और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसकी त्वचा के नीचे काली बिजली चमक रही थी। उन डरावने आयामी तूफानों के सामने ध्रुवांश ने जरा भी ताकत बचाने की हिम्मत नहीं की और अपनी सारी रक्षा शक्तियों को सक्रिय कर लिया। यह करने के बाद उसकी आंखों में जबरदस्त चमक उभरी। एक हल्की सी हरकत के साथ वह काली बिजली की तरह चमका और बवंडर की ओर जबरदस्ती बढ़ा। पहले हुए नजारे की वजह से अब कोई भी बेकार में हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ध्रुवांश की अचानक हरकत ने तुरंत सबकी नजरें खींच लीं। अंधेरे से फुसफुसाहटें गूंजीं। कोई और हरकत कर रहा है। सिद्धि रैंक प्रारंभिक स्तर, ये कचरा कहां से आया? ये तो बस अपनी मौत मांग रहा है। वाकई नहीं जानता कि आसमान कितना ऊंचा है। ऐसा चेतना खजाना सिर्फ भाग्यशालियों के लिए है। अंधेरे से तरह तरह की फुसफुसाहटें आईं, जिनमें ज्यादातर मजाक या तिरस्कार भरी थीं। सिद्धि रैंक चरम स्तर के योद्धाओं के लिए भी आयामी तूफानों से बना बवंडर बहुत मुश्किल था। सिद्धि रैंक प्रारंभिक स्तर वाले तो उससे बच भी नहीं पाते थे। पहाड़ी की दरार में खड़े लाशिर और दीवांक ध्रुवांश की आकृति को, जो आसमान में चमक रही थी, आंखें सिकोड़ कर देख रहे थे और उनकी नजरों में शक और संदेह चमक रहा था। दीवांक ने थोड़ा चौंक कर कहा, वह अकेले खजाना हथियाने की हिम्मत कर रहा है। उसने सोचा था कि सारंगी ध्रुवांश के साथ बवंडर की ओर बढ़ेगी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वह लड़का अकेले इसकी हिम्मत करेगा। फिर भी उसकी ताकत के साथ क्या वह उस बवंडर में घुस पाएगा? लाशिर के चेहरे पर ठंडी हंसी उभरी और वह तेजी से आसमान में चमकती आकृति को घूरते हुए बोला, वाकई मजेदार है। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि उस हाल ही में मशहूर लड़के में कितनी काबिलियत है। लेकिन भले उसने ये शब्द कहे, उसने एक खास दिशा में इशारा किया जहां एक काली आकृति दिख रही थी। वह ठंडी शक्ति बिखेर रही थी जिसने आसपास के योद्धाओं को तुरंत दूर भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखें डर और भय से भरी थीं। दीवांक ने आंखें सिकोड़ कर देखा और बोला, अरे ये वह लड़का है। हंसकर उसने कहा, लगता है तुम खुद हरकत नहीं करना चाहते, हाँ? लाशिर ने ठंडी हंस के साथ जवाब दिया, ब्रिदित शाही अजगर शहर का लीडर है और उत्तरी महाद्वीप में उसकी कुछ शोहरत है। उसका मुंह पर एक एहसान है और आज का दिन उसे चुकाने का सही है, चाहे उसके पास कितनी भी चालें हों। सिद्धि रैंक प्रारंभिक स्तर का लड़का मेरे खुद हरकत करने के लायक नहीं है। उसकी आवाज में छिपा घमंड साफ था। दीवांक ने कंधे उचकाए और सोचा, यह लड़का वाकई बहुत सावधान है। जब दोनों बात कर रहे थे, ध्रुवांश की आकृति आसमान में जबरदस्ती चमक रही थी। लोगों की उम्मीद के उलट बेकाबू आयामी तूफान उसे ज्यादा रुकावट नहीं दे पा रहे थे। काली लपटों से जलती चेतना शक्ति उसके शरीर को ढके थी और काले आयामी हवा के ब्लेड की छुटपुट चोटें उसकी चेतना शक्ति की रक्षा को भेद नहीं पा रही थीं। इस नजारे ने आसपास की भीड़ में हलचल मचा दी और कई लोगों के चेहरों पर हैरानी और शक था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने भयानक आयामी हवा के ब्लेड ध्रुवांश के शरीर पर पंख से हल्के लग रहे थे, बिना ज्यादा ताकत के। दीवांक ने भौहें सिकोड़ कर कहा, संभव है कि उस लड़के के पास कोई चेतना औजार हो जो हवा के तूफानों से बचाता हो। यामुन व्यापार मंडल के राजकुमार होने के नाते उसकी नजर साधारण नहीं थी और उसने एक नजर में असल वजह देख ली। ध्रुवांश के पास कोई खास चेतना औजार होना चाहिए जो उसके शरीर की रक्षा करता हो, वरना वह आयामी तूफानों में इतनी आसानी से नहीं बढ़ पाता। लाशिर का चेहरा और गहरा हो गया। यह सारंगी ने उसे दिया होगा, वह बोला। सारंगी ने ध्रुवांश की रक्षा के लिए वाकई मेहनत की है।
जब ध्रुवांश की आकृति क्षितिज में जबरदस्ती चमक रही थी, वह कुछ सांसों में विशाल बवंडर के पास पहुंच गया। ऐसा करते ही उसका पूरा शरीर और तन गया, क्योंकि वह जानता था कि वह अब सचमुच खतरनाक इलाके में था। पहले का समूह यहां पूरी तरह कट गया था, जिसे भयानक नुकसान हुआ था। जब ध्रुवांश सतर्क हो रहा था, बवंडर ने उसकी मौजूदगी भांप ली और तुरंत गुनगुनाहट की आवाजें गूंजी। आसमान और जमीन को ढकने वाले काले आयामी हवा के ब्लेड बह निकले, जैसे ब्लेडों से ढका हवा का ड्रैगन, जो सीधे ध्रुवांश की ओर बढ़ा। उसने तेजी से हाथ हिलाया और उसकी हथेली में मौजूद हवा रोधी चेतना मोती से हरा चमकता घेरा फैला। आयामी हवा के ब्लेडों से बना हवा का ड्रैगन उस घेरे की ओर बढ़ा, जिससे उसकी जबरदस्त चमक तुरंत थोड़ी मटमैली हो गई। ऐसा होने से हवा के ड्रैगन की तीखापन कम हुआ। फिर भी यह हमला बहुत ताकतवर था। हवा रोधी चेतना मोती से बहुत कमजोर होने के बावजूद वह बिखरा नहीं, और आयामी हवा के ब्लेड एक के बाद एक ध्रुवांश के शरीर पर जोर से टकराए। नीचे से ठंडी हंसियां गूंजी, जैसे कह रही हों, यह लड़का अब 1000 टुकड़ों में कटने वाला है। लेकिन जब ठंडी हंसियां गूंज रही थीं, अचानक कुछ लोगों की आंखें हैरानी से फैल गईं। आसमान में कई आयामी हवा के ब्लेडों से टकराने के बाद ध्रुवांश वाकई दर्जन भर मीटर पीछे धकेल गया था। जब उसने खुद को संभाला तो उसके शरीर पर खून का एक बूंद भी नहीं था। यह लड़का सचमुच उन सारे आयामी हवा के ब्लेडों को झेल गया था। इससे सिद्ध रैंक चरम स्तर के योद्धाओं के चेहरे गंभीर हो गए। अगर वे ध्रुवांश की जगह होते तो शायद इतने आयामी हवा के ब्लेडों से बिना चोट के नहीं बच पाते। सामने खड़ा यह युवा वाकई कुछ काबिलियत रखता था। आसमान में बढ़ते हुए ध्रुवांश ने नीचे से आने वाली नजरों की परवाह नहीं की। सिर झुकाकर अपने शरीर को देखा तो उसने पाया कि उसके कपड़े पहले ही चीथड़े हो चुके थे। उसकी त्वचा पर सफेद खरोंचें थीं, जो हल्की हल्की दर्द दे रही थीं। फिर भी इतना सा दर्द ध्रुवांश के लिए कुछ भी नहीं था। ध्रुवांश ने चुपके से राहत की सांस ली। अपनी बढ़ी ताकत के लिए शुक्रगुजार था। बिजली राज शरीर और हवा रोधी चेतना मोती की मदद से वे आयामी हवा के ब्लेड उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब ऐसा है तो सीधे बवंडर में घुसते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह सीधे बवंडर में घुसकर उसमें मौजूद चेतना खजाना हासिल करने की सोच रहा था। पहाड़ी दरार में लाशिर ध्रुवांश की आकृति को, जो आयामी हवा के ब्लेडों की रुकावट को कागज की तरह चीर रही थी, काले चेहरे से घूर रहा था। पास ही खड़ी काली आकृति की ओर देखकर उसने धीरे से सिर हिलाया और फिर अपनी उंगली से गले पर काटने का इशारा किया। उसे मार डालो। अंधेरे में ठंडी शक्ति से ढकी आकृति ने मुस्कुराया और अपने चमकते सफेद दांत दिखाए। एक हरकत के साथ उसके पैरों के नीचे दरारें पड़ीं और उसकी आकृति एक जबरदस्त बाज की तरह आसमान की ओर चमकी। तुरंत आसमान की ओर बढ़ती आकृति ने आसपास के सबका ध्यान खींचा। कुछ लोगों के चेहरे हल्के बदले और वे चिल्लाए, ये शाही अजगर शहर का लीडर ब्रिदित है। वह लड़का बहुत समय से सिद्ध रैंक चरम स्तर पर है। पता नहीं क्या उसने अब तक मानव शरीर परीक्षा पार की है। कहते हैं ब्रिदित ने एक बार मानव शरीर परीक्षा पार करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर भी वह बहुत ताकतवर है, क्योंकि वह जिंदगी बचाकर निकला। उसकी मौजूदा ताकत साधारण सिद्ध रैंक चरम स्तर से कहीं ज्यादा है और वह उस दूसरे लड़के से मुकाबला नहीं कर सकता। जब से उसने हरकत की है, मुझे डर है कि उस लड़के की मुसीबत आने वाली है। आसपास से फुसफुसाहटें गूंजीं और वह आकृति जो जबरदस्ती ऊपर चमकी थी, लोगों की नजरों में साफ हो गई। उसने हरा कवच पहना था, जिसके चारों ओर हल्की हरी चमक थी। साफ था, यह भी एक रक्षक चेतना औजार था। आसपास के आयामी हवा के ब्लेड उस कवच पर टकराकर खरोंच के निशान छोड़ रहे थे, लेकिन उसे भेद नहीं पा रहे थे। साफ था, ब्रिदित तैयार होकर आया था। नीचे जमीन पर सारंगी ने भी ब्रिदित को देखा, जो ध्रुवांश की ओर बढ़ रहा था, जिससे उसका नाजुक चेहरा हल्का सख्त हो गया। ठंडी हंस के साथ उसने उंगली से एक झटका मारा और जबरदस्त चेतना शक्ति चमकी। कोड़े सी वह सीधे ब्रिदित की ओर बढ़ी। ब्रिदित ने अपने लिए आते तेज और जबरदस्त हमले को भांपा, लेकिन उसने जरा भी रफ्तार कम नहीं की, न ही उसकी परवाह दिखाई। लेकिन जब चेतना शक्ति का कोड़ा ब्रिदित की ओर बढ़ा,
अचानक नीचे से एक भूरी रोशनी की किरण चमकी। चेतना शक्ति के कोड़े से टकराकर उसने उसे अपने निशाने तक पहुंचने से रोक दिया। सारंगी के चेहरे पर ठंडा भाव उभरा और उसने सिर घुमाया तो देखा कि पहाड़ी दरार में एक आकृति हल्के से मुस्कुरा रही थी, लाशिर। सारंगी ने ठंडी चीख के साथ कहा, लाशिर, तुम क्या कर रहे हो? लाशिर ने हल्की मुस्कान के साथ ठंडी और उदासीन आवाज में जवाब दिया, स्वर्ग जन्मे चेतना खजाने काबिल लोगों के लिए है सारंगी, दूसरों को रोकने की जरूरत नहीं। अगर वह लड़का नाकाबिल है तो उसे चुपके से उत्तरी कायनात अकादमी में ट्रेनिंग के लिए लौट जाना चाहिए। यह चेतना खजाना उसके छूने लायक नहीं है। सारंगी ने लाशिर को, जो पास ही हल्के से मुस्कुरा रहा था, ठंडी नजरों से देखा। उसके शरीर के आसपास जबरदस्त चेतना शक्ति उभर रही थी, जिससे हवा में चरमराहट की आवाजें गूंज रही थीं। वह हमेशा से लाशिर से बहुत चिढ़ती थी, जब से उनके व्यापार मंडलों ने मिलकर काम किया था। भले उनकी सगाई थी, वह सिर्फ दिखावा थी, एक फायदेमंद समझौता, और यह सबको पता था। लेकिन किसे पता था कि यह लड़का इसे सच मान लेगा और उसे ऐसी चीज समझेगा जिसे कोई और छू नहीं सकता, और उसके हर पुरुष दोस्त को उसका गुस्सा और सजा झेलनी पड़ती थी। भले परछाई व्यापार मंडल की ताकत की वजह से सारंगी के लिए लाशिर से पूरी तरह नाता तोड़ना अच्छा नहीं था, फिर भी वह उससे गहरा गुस्सा रखती थी, जो अब और बढ़ रहा था। आज उस लड़के ने अचानक ध्रुवांश को निशाना बनाया। साफ था यह इसलिए था कि वह उसके करीब आया था। सारंगी ने बर्फीली आवाज में कहा, सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे निपटने की हिम्मत नहीं करूंगी लाशिर? लाशिर ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बस चाहता हूं कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ सारंगी। उस लड़के की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, उसे झटका लगना उसके लिए अच्छा है। वह सारंगी की ओर हल्के से मुस्कुराया और बोला, और मैंने उस लड़के पर खुद हमला नहीं किया सारंगी, और यह तुम्हारी वजह से है। इसलिए तुम्हें फिर से हरकत नहीं करनी चाहिए और चुपके से अच्छा तमाशा देखो। क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं? सारंगी ने तंज मारा, सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? और क्या वह ब्रिदित वाकई ध्रुवांश से निपट सकता है? लाशिर ने हल्के से मुस्कुराया, मैं जानता हूं कि मेलांग को ध्रुवांश ने हराया था, लेकिन ब्रिदित मेलांग नहीं है। भले उसने अपनी मानव शरीर परीक्षा में नाकामी झेली, सिद्धि रैंक में शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके। यह सुनकर सारंगी ने दांत कसे। भले उसे ध्रुवांश की फिक्र थी, वह जाहिर तौर पर अपने चेहरे पर वह सोच नहीं दिखा सकती थी। ठंडी हंस के साथ वह बोली, देखते हैं। उसके सामने खड़ा लाशिर साफ तौर पर उसे घूर रहा था, उसे हरकत नहीं करने दे रहा था। भले सारंगी को लाशिर से डर नहीं था, अगर वे टकराए तो वह उसे रोक सकता था। उस तरह यह ध्रुवांश की कोई मदद नहीं करता। लाशिर ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं इंतजार करता हूं और देखता हूं। सारंगी के खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा और तिलमिलाहट देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हाथ पीछे बांधे और हंसकर आसमान की ओर देखा। आसमान में ब्रिदित की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी, जैसे रोशनी की किरण जो आसमान को ढकने वाले आयामी हवा के ब्लेडों को चीर रही थी। ध्रुवांश को, जो आयामी हवा के ब्लेडों में बढ़ रहा था, जोर से घूरते हुए उसने जबरदस्त हथेली मारी। उसकी हथेली से अनंत चेतना शक्ति के साथ जबरदस्त हवाएं निकलीं, जो आयामी हवा के ब्लेडों को चीरकर ध्रुवांश की आकृति की ओर जोर से टकराईं। जब ब्रिदित आसमान की ओर बढ़ा, ध्रुवांश ने उसे भांप लिया था। अब जब उसने हमला किया, ध्रुवांश की आंखों में ठंडी चमक उभरी। अगले पल उसके शरीर के आसपास एक ड्रैगन की परछाई उभरी और वह दर्जन भर कदम पीछे हटा। आने वाले हमले को चकमा देकर उसने शरीर हल्का सा मोड़ा और उसकी ओर बढ़ रही आकृति को देखा। ब्रिदित ने ध्रुवांश को देखा और उदासीन मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा नाम ध्रुवांश है ना? नीचे जाओ, यह चेतना खजाना तुम्हारे छूने लायक नहीं है। ध्रुवांश ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम कौन हो? उसके सामने खड़े मर्द की उम्र लगभग 30 साल थी और उसके शरीर से निकलने वाली चेतना शक्ति की लहरें मेलांग से भी ज्यादा ताकतवर थीं जब उन्होंने लड़ा था। ब्रिदित ने उसी उदासीन स्वर में जवाब दिया, शाही अजगर शहर का लीडर ब्रिदित। लेकिन उसकी आवाज में छिपा घमंड साफ सुनाई दे रहा था। ध्रुवांश ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ी और बिना भाव के जवाब दिया,
मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। प्रदित का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उत्तरी महाद्वीप में उसकी कुछ शोहरत थी। आखिर इतनी उम्र में योद्धाओं से भरे महाद्वीप में एक शहर का लीडर बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए ध्रुवांश का जवाब सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ी और वह हंसकर बोला, उत्तरी कायनात अकादमी के सिखाए छात्र हर बैच के साथ ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं, तभी उनकी इज्जत साल दर साल कम होती जा रही है। लगता है वे सचमुच अब और नहीं सह सकते, तभी तुम जैसे किसी को पवित्र चेतना पाषाण में भेजने की हिम्मत की। लेकिन मुझे डर है कि वे अपनी इज्जत वापस नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वे फिर से मुंह की खाएंगे। ध्रुवांश ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, एक छोटा शाही अजगर शहर का लीडर इतने बेकाबू शब्द बोलने की हिम्मत करता है? उत्तरी कायनात अकादमी के लिए तुम्हें नष्ट करना बस एक हवा का झोंका है। उसने तथाकथित शाही अजगर शहर लीडर को जरा भी इज्जत नहीं दी। ब्रिदित ने चिल्लाया, कमीना! उसका चेहरा आखिरकार काला पड़ गया। एक हरकत के साथ वह जबरदस्ती आगे बढ़ा। छाया मुट्ठियां गूंजी जो पहाड़ सी भारी चेतना शक्ति लाईं और ध्रुवांश को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर ध्रुवांश ने उससे सीधा मुकाबला नहीं किया और उसके शरीर से ड्रैगन की परछाई उभरी। ड्रैगन की दहाड़ के साथ उसकी रफ्तार जबरदस्ती बढ़ी और वह सीधे बवंडर के भीतरी इलाके की ओर बढ़ा। ब्रिदित ने ध्रुवांश को चारों ओर तबाही मचाते बवंडर में घुसते देखा और उसकी आंखें हल्की सिकुड़ी। ठंडी हंस के साथ उसके कवच से चमकदार रोशनी फटी जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। रोशनी की किरण बनकर वह भी पीछे पीछे बवंडर की ओर चमका। जब वह बवंडर की ओर बढ़ा, ध्रुवांश को आयामी हवा के ब्लेडों की ताकत का एहसास हुआ। हवा रोधी चेतना मोती की रक्षा के बावजूद आसमान और जमीन को ढकने वाले आयामी हवा के ब्लेडों ने उसकी त्वचा पर लाल निशान बनाए, जो अपनी घूमने वाली ताकत के साथ उस पर जोर से कट रहे थे। अपनी चेतना शक्ति को चलाकर उसके शरीर की सतह पर बिजली की चिंगारियां चमकीं और वह आसमान और जमीन को ढकने वाले हमलों को जबरदस्ती झेलते हुए बवंडर के भीतरी इलाके की ओर तेजी से बढ़ा। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर हरी रोशनी चमक रही थी और ब्रिदित उसका पीछा कर रहा था। हरे कवच से उसका शरीर ढका था, जिससे उसकी ओर आने वाले आयामी हवा के ब्लेड पूरी तरह गायब हो रहे थे। उसने सामने मौजूद ध्रुवांश की आकृति को देखा। जोर से बांह कसते हुए उसके हाथ में एक लंबा हलबर्ड उभरा। उसकी बाहें कांपीं और एक जबरदस्त हवा का ब्लेड बह निकला। अपने रास्ते के सारे आयामी हवा के ब्लेडों को चीरता हुआ वह अपने निशाने की ओर बढ़ा। ब्रिदित ने चिल्लाया, सोचता है कि आज मेरी नाक के नीचे से खजाना ले जाएगा? ये बस एक पागल की बकवास है। पीछे से आते जबरदस्त हवा के ब्लेड को भांपकर ध्रुवांश की आंखों में ठंडी चमक उभरी और वह अचानक रुक गया। अगले पल मुड़कर उसने मुट्ठी मारी। काली लपटों से जलती चेतना शक्ति उभरी और आने वाली चेतना शक्ति की हलबर्ड छाया को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। मुट्ठी से चेतना शक्ति की हलबर्ड छाया को तोड़ने के बाद ध्रुवांश फिर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वह मुड़ा और ब्रिदित की ओर चमका। ब्रिदित ने ध्रुवांश को अपनी ओर बढ़ते देखा और उसके मुंह पर ठंडी हंसी उभरी। आखिर बर्दाश्त नहीं कर पाया? हाँ, मैं सोच रहा था कि तू खरगोश की तरह भागता और छिपता रहेगा। यह लड़का वाकई नौसिखिया है, बस इतना, और वह और बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या उसे लगा कि मैं मिलांग हूं? जब ध्रुवांश उसकी ओर चमका, उसके चेहरे पर ठंडा भाव था। उसके हाथों से एक सील बनावट उभरी और जबरदस्त चेतना शक्ति आसमान की ओर उमड़ी। तारों भरा आकाश उभरा और 3 विशाल जानवरों की परछाइयां दिखीं। अगले पल जबरदस्त ताकत के साथ उन्होंने अंतरिक्ष को चीरा और आसपास के बेकाबू आयामी तूफानों को चकनाचूर कर दिया। ब्रिदित की आंखें हल्की सिकुड़ी। थोड़ी काबिलियत, हाँ। 3 विशाल जानवरों की छायाओं को अपनी ओर आते देख और उनकी चेतना शक्ति की लहरों को भांपकर वह बोला, यह हमला वाकई सिद्ध रैंक चरम स्तर के बराबर था। लगता है ध्रुवांश ने सिर्फ भाग्य के भरोसे मेलांग को नहीं हराया था। वह चिल्लाया, बस इतनी सी काबिलियत मेरे सामने कुछ नहीं। उसने अपने हलबर्ड को जोर से हिलाया और उसे भाले सा सीधा मारा। जबरदस्त चेतना शक्ति बह निकली और हलबर्ड की छाया एक विशाल अजगर में बदल गई। अजगर की दहाड़ के साथ वह हलबर्ड के शरीर में मिल गया और 3 विशाल जानवरों की छायाओं की ओर चमका।
बेकाबू चेतना शक्ति की लहरें बह निकलीं और हैरानी से उनके आसपास 100 फीट का खाली दायरा बन गया। इस वक्त उनके आसपास तबाही मचाने वाले आयामी तूफान उस जगह में घुस नहीं पाए। नीचे जमीन पर कई योद्धाओं ने सिर उठाकर विशाल बवंडर में तबाह अंतरिक्ष में जबरदस्ती टकराते 2 आकृतियों को देखा। इससे कई लोगों ने चुपके से तारीफ की। उन 2 लोगों की हिम्मत वाकई सबसे बड़ी थी। बवंडर आयामी तूफानों से भरा था और जरा सी गलत सलाह से भयानक कीमत चुकानी पड़ती। कई लोग ध्रुवांश के प्रदर्शन से हैरान थे। वहां मौजूद हर कोई ब्रिदित की ताकत का स्तर जानता था। भले उसने मानव शरीर परीक्षा में नाकामी झेली थी, वह साधारण सिद्ध रैंक चरम स्तर से जरूर ज्यादा ताकतवर था। फिर भी ध्रुवांश ने उससे सीधा मुकाबला करने की हिम्मत की और वह ज्यादा नुकसान में भी नहीं था। इससे कई लोगों ने तारीफ की। आखिर उसकी ताकत सिर्फ सिद्ध रैंक प्रारंभिक स्तर थी। जब बेकाबू चेतना शक्ति की लहरें बह निकलीं, ध्रुवांश की आकृति आगे चमकी और उसने दूर खड़े हलबर्ड पकड़े ब्रिदित को देखा। इस वक्त उसकी आंखों की ठंडी चमक और गहरी हो गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि बवंडर में आयामी तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। अगर वह जल्दी ब्रिदित से निपट नहीं पाया तो एक बार आयामी तूफान बिखर गए तो नीचे लालच भरी आंखों से घूर रहे अनगिनत योद्धा हरकत कर सकते थे। उस पल भेड़ियों के उस समूह से खजाना छीनना सचमुच बहुत मुश्किल होता। आखिर ध्रुवांश जानता था कि वह अकेले सबको हराने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे सामने खड़े इस लड़के को सबसे तेजी से निपटाना था। जब ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ी, वह रोशनी की किरण बन गया और सीधे ब्रिदित की ओर चमका। ऐसा करते हुए उसके शरीर पर काली बिजली की चिंगारियां चमकीं और जबरदस्त ताकत उसके अंदर से निकलने लगी। ब्रिदित की आंखों से जहरीली नजर चमकी। शरीर शोधन दैवीय कला सीखी है। वह एक नजर में ध्रुवांश की असाधारणता देख पाया और उसकी हंसी और गहरी हो गई। क्या यह कचरा सचमुच सोचता है कि शरीर शोधन दैवीय कला सीखने के बाद वह बहुत ताकतवर हो गया? भले उसने अपनी मानव शरीर परीक्षा में नाकामी झेली, वह फिर भी बहुत ताकतवर था। शरीर शोधन दैवीय कला सीखने वाले भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। ब्रिदित की आंखों में जबरदस्त और क्रूर चमक थी। आसमान की ऊंचाई न जानने वाला लड़का, मैं तुझे एक चाल में निपटा दूंगा। उसके शरीर से अचानक चमकदार सफेद रोशनी फटी। इस वक्त उसके शरीर का सारा खून और मांस जैसे जल उठा और जबरदस्त ताकत उसकी हड्डियों और अंगों में उमड़ने लगी। हवा में पैर पटककर उसकी आकृति जबरदस्ती आगे चमकी। कुछ सांसों में वह ध्रुवांश के संपर्क में आ गया और दोनों की आंखों से ठंडी मंशा उभर रही थी। ध्रुवांश ने अपनी उंगलियां भाले सी तानी और असाधारण तेजी और जबरदस्ती से आसपास के सारे आयामी तूफानों को चकनाचूर कर दिया। ब्रिदित ने क्रूर मुस्कान के साथ चिल्लाया, खो जाओ। उसने अपनी मुट्ठियां कसी, जिनसे चमकदार सफेद रोशनी चमकी और वे जेड सी कठोर और अटूट दिख रही थीं। ये मुट्ठी सिद्ध रैंक चरम स्तर के योद्धा को भी गंभीर चोट पहुंचाने के लिए काफी थी। फिर भी ऐसे हमले के सामने ध्रुवांश ने हैरानी से न तो चकमा दिया, न ही बचने की कोशिश की। अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाकर वह ब्रिदित की हवा की मुट्ठियों की ओर टकराया। टकराने के पल में ब्रिदित को लगा जैसे ध्रुवांश के मुंह के कोने पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान धीरे धीरे उभर रही थी। उसी वक्त ध्रुवांश की एक उंगली अचानक पूरी तरह काली पड़ गई। दोस्तों, अभी बहुत सारे फेक चैनल स्टोरी ट्यूब चैनल हैं जो मेरा एपिसोड अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप यूट्यूब पर उस स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो जिस पर 32,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और अगर आप किसी टेलीग्राम पर सुन रहे हैं तो अभी उस चैनल से हट जाओ, क्योंकि अभी बहुत से लोग स्कैम कर रहे हैं फेक चैनल बनाकर। जिस पल ध्रुवांश की उंगली पूरी तरह काली पड़ गई, ब्रिदित ने भी इसे भांप लिया और उसके दिमाग में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ठंडा पसीना फूटकर उसका पूरा शरीर भिगो गया। सालों की ट्रेनिंग और तपस्या से तेज हुई उसकी इंद्रियां इस पल उसे जानलेवा खतरे का एहसास करा रही थीं। इसलिए उसने उसी पल अपनी मुट्ठी, जो मारने को तैयार थी, रोक ली। अचानक पीछे हटने की वजह से उसकी चेतना शक्ति उसके शरीर में उथल पुथल मचाने लगी। फिर भी इसकी परवाह न करते हुए उसने जबरदस्ती जितनी तेजी से हो सकता था पीछे हटने की कोशिश की। ध्रुवांश की ठंडी और बर्फीली आवाज जैसे हड्डियों में सेंध लगाने वाली थी। अब भागने के लिए थोड़ा देर नहीं हो गई? जिस पल वह पीछे हटा,
ध्रुवांश की ठंडी आवाज गूंजी। युवा के सुंदर चेहरे पर अब ठंडी मंशा छाई थी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसके पैरों तले एक विशाल ड्रैगन की परछाई उभरी। उसे अपनी